हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है लीगल एप्टीट्यूड में, राइट। और ये लीगल एप्टीट्यूड की 9th क्लास है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 6th क्लास है। चलिए जी, हम लोग कवर कर चुके हैं कंसीडरेशन तक और हमें स्टार्ट करना है फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये सारी वीडियोस, जितना भी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की वीडियोस हैं, वो सब हम अपने यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नोट्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा हर वीडियो की। आ जाइए जी। फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। कंसीडरेशन तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। फ्लॉज का मतलब क्या होता है? कहता है कमियां। तो कॉन्ट्रैक्ट में कमियां, क्या क्या कमियां हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको सेक्शन 10 एक बार दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोगों ने सेक्शन 10 डिस्कस किया था। सेक्शन 10 क्या है जी? कहता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 10 ने हमें क्या क्या बताया था कि जी एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप वैलिड बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो जी सेक्शन 10 ने कहा था ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो ये एक कमी है, फ्लो है, राइट। पार्टीज competent टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर पार्टीज आर नॉट competent टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक कमी है, फ्लो है। फिर जी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो अगेन एक कमी है, फ्लो है। लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया जा रहा तो ये एक कमी है। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इस एक्ट के अंदर वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, राइट। लॉ की नज़र में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जी यही सारे फ्लॉज हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करनी है। तो क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं? कहता है जी इनकैपेसिटी मींस पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जी मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज नहीं है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज मिसिंग है। ये क्या कह रहा है? कहता है जी कॉम्पिटेंट नहीं है पार्टीज। फिर ये क्या कह रहा है? कहता है जी इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट या फिर इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी कमियां हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो इन सब का हमें ध्यान रखना है वाइल मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अगर मैं आपकी बुक को देखूं तो इन्होंने कहा जी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में फ्लो है तो सबसे पहली बात तो कहता है जी एग्रीमेंट में बी ट्रीटेड एज नो इफेक्ट एंड इट विल देन बी नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को मैं बड़ी डीपली डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, मैं फिर भी एक बार दोबारा से डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वॉइड का मतलब समझिए। वॉइड का मतलब क्या है? कहता है एनीथिंग विच इज़ नॉट इलीगल ऑल्दो नॉट इलीगल। ऑल्दो नॉट इलीगल, लॉ की नज़रों में चाहे वो इलीगल नहीं हो एक्टिविटी, बट हैविंग नो एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। हैविंग नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि मान के चलिए एक बच्चा जो कि 12 साल की उम्र का है, मतलब माइनर है, वो किसी शॉपकीपर के पास जाता है, वहाँ जाकर दुकानदार से, शॉपकीपर से वो चॉकलेट लेता है। चॉकलेट लेकर दुकानदार के सामने ही खोलता है, खा जाता है। दुकानदार उससे पैसे मांगता है तो बच्चा कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता क्योंकि लोग कहता है ये बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ये तो माइनर है, ये अच्छा बुरा नहीं समझ सकता, इसलिए आप इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इसे पता ही नहीं कि किस बात पे एग्री करना है, किस बात पर एग्री नहीं करना है, इसलिए आप इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो जी ये जो बच्चा चॉकलेट खा गया तो कोर्ट कहती है आपकी गलती है, आपने बच्चे को क्यों दी, आपने बच्चे के साथ एग्रीमेंट क्यों किया, आप इस बच्चे से पैसे रिकवर नहीं कर सकते।
तो बच्चे को चॉकलेट बेचना इज नॉट इलीगल, लॉ की नज़रों में ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, बट कहता है इस एग्रीमेंट का लॉ की नज़रों में कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, मतलब किसी भी पार्टी के पास कोर्ट में कोई लीगल राइट नहीं है, राइट, तो उसे हम कहते हैं वॉइड। लेकिन अगर कोई चीज़ लॉ की नज़रों में इलीगल है तो उसे कहेंगे इलीगल एग्रीमेंट, इलीगल, ठीक है। अब वॉइड हमने कहा जी, वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एग्रीमेंट कब वॉइड होगा? कहता है जी जब एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस ही लॉ की नज़रों में एनफोर्सेबल नहीं है, जब एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस ही लॉ की नज़रों में एनफोर्सेबल नहीं है। कहता है एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए दो पार्टीज की जरूरत है। सेक्शन 10 ने कहा जी पार्टी शैल बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक मेजर किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करता है तो जी सेक्शन 10 कहता है माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 में कहा गया है माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ने कहा जी पार्टीज शैल बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ने बताया हु इज कॉम्पिटेंट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो सेक्शन 11 अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें कहा गया माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो लॉ की नज़रों में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक। तो जब एग्रीमेंट क्रिएट हुआ मेजर और माइनर के बीच में, उसी वक्त से एग्रीमेंट के टाइम से ही चीजें क्या है वॉइड, एग्रीमेंट के टाइम से ही चीजें क्या है वॉइड, मतलब उसी टाइम से लॉ की नजरों में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस चीज की, तो इसे बोलेंगे वॉइड एग्रीमेंट, राइट। अगर एग्रीमेंट के टाइम पर ही चीजें वॉइड है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही चीजें वॉइड है, तो उसे हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, INITIO, void ab initio, right, means void from the very beginning, void from the starting। लेकिन मान के चलिए जब एग्रीमेंट क्रिएट हुआ तब चीजें वैलिड थी, मतलब एक मेजर दूसरे मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों ही मेजर है, कोई भी माइनर नहीं है, तो पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों अपनी फ्री कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जी, राइट, सब कुछ ठीक है। जब एग्रीमेंट में एंटर किया तब सब कुछ ठीक था। किस चीज का एग्रीमेंट था? कहता है जी सेल परचेज ऑफ गोल्ड का, सेल परचेज ऑफ गोल्ड का, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया, ये डिसाइड किया गया, ये एग्री किया गया कि जी ए बी को गोल्ड देगा, किस रेट पर सेल करेगा? कहता है जी लेट से 40,000 रुपये पर तोला, ठीक, 10 ग्राम। तो गोल्ड देगा ए बी को, बी ए को पैसे देगा, प्राइस डिसाइड हो गया कितना, 40,000 रुपीज पर 10 ग्राम, ठीक है। अब जब ये एग्रीमेंट क्रिएट किया गया तब सब कुछ ठीक था, सब कुछ एज पर लॉ था, पार्टीज भी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट थी, म्यूचुअल कंसेंट भी थी, सब चीज थी। लेकिन एग्रीमेंट बनने के बाद 2 दिन बाद गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया कि प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट सेल गोल्ड, मतलब अब गोल्ड की प्राइवेटली सेल परचेज बैन है। अब जी सिर्फ गवर्नमेंट ही गोल्ड को सेल कर सकती है, तो इसका मतलब ए चाहकर भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से अब ए गोल्ड सेल नहीं कर सकता। उसे गोल्ड गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसको जो भी कंपनसेशन देगी ए को वो लेना पड़ेगा, और किसी को भी गोल्ड परचेज करना तो गवर्नमेंट से ही गोल्ड परचेज करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये जो ए और बी के बीच का एग्रीमेंट है वो क्या हो गया, एग्रीमेंट वॉइड नहीं हुआ, अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। एग्रीमेंट वैलिड था, जब एग्रीमेंट बना तब वैलिड थी सारी चीजें, बाद में कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से लॉ की नज़रों में उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो गई,
तो हम कहेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। यहाँ पर एग्रीमेंट जब बना तभी चीजें लॉ की नजरों में वॉइड थी, तो यहाँ कहेंगे एग्रीमेंट इज वॉइड या कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब चीजें ठीक थी, बाद में कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसकी वजह से लॉ की नजरों में उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रही, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल वॉइड। तो अगर कोई चीज एग्रीमेंट के टाइम पर ही वॉइड हो तो हम बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो, मींस वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वॉइड हो जाए तो हम कहेंगे सिंपल वॉइड। ठीक है, वॉइड का मतलब हैविंग नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ कोर्ट। तो वही सारी बात आपको यहाँ पर समझाई हुई है वॉइड एग्रीमेंट के केस में। तो जी अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमी है तो पहली चीज तो वो वॉइड हो सकता है, दूसरी चीज वॉइडेबल हो सकता है। वॉइडेबल भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में समझाया था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वॉइडेबल वर्ड, तो दोबारा से बता रहा हूँ। वॉइडेबल का मतलब क्या है? मैंने बीच में जानबूझ के हाइफन लगाया। वॉइडेबल मतलब विच कैन बी अवॉइडेड। विच कैन बी अवॉइडेड बाय द एग्रेसिव पार्टी। जिस पार्टी को लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है वो अवॉइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दोबारा से दे रहा हूँ कि मान के चलिए मिस्टर ए थे, उनका एक हाउस था और बिल्कुल रोड पर था ये हाउस, राइट, नेशनल हाईवे पर, बिल्कुल रोड पर। और बिल्कुल रोड पर था इसलिए इस हाउस की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेट्स से 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है जी, मिस्टर बी जिनकी नीयत खराब थी मिस्टर ए के हाउस पर, एक प्रॉपर्टी डीलर थे, इन्होंने झूठ बोलकर, बहलाकर, फुसलाकर, जबरदस्ती, जैसे मर्जी मिस्टर ए का घर अपने नाम करवा लिया, लेट्स से सिर्फ 50 लाख रुपीज़ में। वो घर कितने में अपने नाम करवा लिया? 50 लाख रुपीज़ में। जबकि इस घर की अगर स्टैंप वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंप ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू देखें, देखिए जो अथॉरिटी स्टैंप ड्यूटी इम्पोज करती है जब घर को हम सेल करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो जो रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। तो वो डिटरमाइन करता है जी मिनिमम क्या, गवर्नमेंट की नज़रों में इस प्रॉपर्टी का मिनिमम क्या रेट है, और कम से कम उस रेट पर तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी ही पड़ेगी, राइट। मान के चलते हैं गवर्नमेंट की नज़रों में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी इस प्रॉपर्टी की वो थी सिर्फ 25 लाख रुपए। मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में इसकी वैल्यू क्या थी? सिर्फ 25 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि ऑन रोड था और आपको पता है जो गवर्नमेंट वैल्यू होती है उससे ज़्यादा पे ही घर होते हैं, ऑन रोड था तो मार्केट वैल्यू कितनी थी इसकी? 1 करोड़ रुपए। लेकिन मिस्टर बी ने बहलाकर, फुसलाकर, जबरदस्ती, डराकर, धमकाकर कैसे भी अपने नाम ये करवा लिया, कितने में? 50 लाख में। अब जी जब मिस्टर बी ने ये घर अपने नाम करवाया तो मिस्टर ए को लगा यार मेरे साथ तो बड़ा गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर ए क्या हो गए? कहता जी मिस्टर ए है एग्रीव्ड पार्टी, जिनके साथ गलत हुआ। अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भैया मेरी कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट, माई कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट। अगर वो चाहे तो, मिस्टर ए चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। क्या मिस्टर बी अवॉइड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि मिस्टर बी की कंसेंट यहाँ पर फ्री कंसेंट थी, बट मिस्टर ए की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी। तो एग्रेसिव पार्टी जो है या एग्रीव्ड पार्टी जो है वो चाहे तो अवॉइड कर सकती है। अब मिस्टर ए को क्या करना है? टाइमली एक्शन लेना है। टाइमली कहता है जी कितनी जल्दी एक्शन लेना है? वो टाइमली जो है वर्ड वो डिफाइन नहीं किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। बट मान के चलिए विद इन 24 आवर्स या जितना जल्दी हो सके मिस्टर ए को पुलिस स्टेशन जाना है, और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवानी है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। अगर मिस्टर ए ये एक्शन ले लेते हैं तो इसका मतलब मिस्टर ए प्रूव कर पाएंगे कि मैंने ये मकान अपनी मर्जी से 50 लाख का नहीं दिया था, बल्कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती करवाकर मुझसे ये मकान मिस्टर बी ने 50 लाख में अपने नाम साइन करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो टाइमली मिस्टर ए को एक्शन लेना है।
अगर मिस्टर ए चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना। लेकिन पहली शाम को जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ज़बरदस्ती मिस्टर ए के साइन करवाए गए डॉक्यूमेंट्स पर, अगले दिन सुबह सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि जी गवर्नमेंट ये जो रोड है, हाईवे है, इसके आसपास का एरिया भी सारा ऑक्यूपाई कर रही है, और उस एरिया में जिसका भी घर आता है गवर्नमेंट उसे कंपनसेशन देगी। कितना? 25 लाख रुपीज़। तो मिस्टर ए को कितना कंपनसेशन मिलना था? 25 लाख रुपीज़। अब मिस्टर ए खुश कि अगर मिस्टर बी ने 50 में ना लिया होता तो गवर्नमेंट मुझे सिर्फ कितने देती? 25। अच्छा हुआ मिस्टर ए ने 50 तो दे दिए, मिस्टर बी ने 50 तो दे दिए, राइट। अब यहाँ पर मिस्टर बी जो पहले खुश थे कि 1 करोड़ की चीज़ 50 लाख में अपने नाम करवा ली, वो दुखी कि यार इसकी वैल्यू सिर्फ 25 लाख रुपए रहेगी, गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करेगी और कंपनसेशन के तौर पर सिर्फ 25 लाख रुपए देगी। तो मिस्टर बी चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते इस कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि उनके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन मिस्टर ए के ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल था, राइट। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को विच कैन बी अवॉइडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हाँ जी, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर जो फ्लो था वो क्या था, कमी क्या थी? कहता मिस्टर ए की फ्री कंसेंट नहीं थी, ये एक कमी थी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल। तो कमी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी हो सकता है, राइट। या फिर कहता है जी अगर किसी के साथ लगता है गलत हुआ है तो वो सामने वाले के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए भी क्लेम फाइल कर सकता है इन द कोर्ट, ठीक। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है इन केस ऑफ फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है मैं आपको स्पेसिफिकली बता चुका हूं। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं आपको क्लियर होगा। विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ, जो लॉ ने क्लियर कट मना किया हुआ है, जैसे इंडियन दिखाया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोर्शन हो सकता है, इलीगलिटी हो सकती है, इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है जी। आ जाइए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला सेक्शन 11 से, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पर्सन। कैपेसिटी एंड पर्सन लिखा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ पर्सन। तो मैं पहले नोट से करवा देता हूँ, फिर बुक से चेक कर लेंगे कि सब कुछ हो गया या नहीं हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, इनकैपेसिटी जो सबसे पहली कमी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में कि पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ने यही बात कही कि पार्टीज शैल बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 11 ने बताया कि जी कौन कॉम्पिटेंट माना जाएगा, कौन कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 11 ने कहा कि जी हर इंसान, हर पर्सन, इंसान और पर्सन में क्या डिफरेंस है? कहता है इंसान का मतलब इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग, पर्सन का मतलब इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी। तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पर्सन। तो ये सेक्शन 11 ने कहा एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या जनरल परमिशन दे दी, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट। कहता कौन कौन नहीं है? माइनर्स, ल्यूनेटिक्स, या जो पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड है अंडर एनी लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो कहता है जो भी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी क्या है? 18 ईयर्स। तो मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मेरे ऊपर इंडियन लॉज एप्लीकेबल है, और इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग अगर मेरी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आई एम मेजर। हु इज ऑफ साउंड माइंड, कहता है जी मुझे या तो कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नहीं तो मेरा साउंड माइंड ही कंसीडर किया जाएगा, राइट। या फिर आप मतलब ये प्रूव करके दिखाओ कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था तब मेरा साउंड माइंड नहीं था। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि बंदा पागल ही होना चाहिए, ल्यूनेटिक ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हु इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है बंदा उस वक्त उसका माइंड साउंड होना चाहिए।
अगर मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और सोचने समझने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर, तो भैया मैं यहाँ पर कवर नहीं हो पाऊंगा। इसका मतलब आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा एजिड है, लेट से 80 ईयर्स का, और साथ में बीमार भी है, इल भी है, और उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा। उसे अनसाउंड माइंड कंसिडर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो साउंड माइंड का मतलब सिर्फ वही इंसान की बात नहीं कर रहा जिसे कोर्ट ने पागल डिक्लेयर कर दिया है। साउंड माइंड का मतलब बंदे का माइंड साउंड होना चाहिए जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। मान के चलिए मिस्टर ए को कभी कभी दौरे पड़ते हैं, फीट्स पड़ते हैं। जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे उस वक्त अगर इनको दौरा पड़ गया, फीट पड़ गया, तो इसका मतलब उस वक्त ये साउंड माइंड नहीं थे। तो क्या इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा वो वैलिड होगा? कहता नहीं जी, क्योंकि इस वक्त मिस्टर ए इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझे मेरी? एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरे ऊपर इंडियन लॉज एप्लीकेबल है, और इंडिया का कोई भी लॉ ये कहता है किसी भी वजह से कि मैं फॉर द टाइम बिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता या किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। जैसे मान के चलिए कि मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, मेरे हाउस को लेकर, और कोर्ट ने फिलहाल मुझे ऑर्डर दिया है कि भैया मैं फॉर द टाइम बीइंग अपने घर को बेच नहीं सकता या अपने घर से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर बात आती है मेरे घर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट की, तो आई एम डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आई कैनॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू माय हाउस टिल द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, राइट। तो जी अगर बंदा मेजर है, अगर बंदा साउंड माइंड का है, अगर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, तो इसका मतलब ही इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमने निकाला कि अगर बंदा माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर ल्यूनेटिक है या अनसाउंड माइंड है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट या एनी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अगेन नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी इन सब को हम डिस्कस करते हैं। आ जाइए जी, ये तीनों चीज आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है, आगे आ जाइए। सिर्फ इन्होंने जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि भैया हमें सिर्फ उस बंदे को नहीं देखना जिसको स्पेसिफिकली कोर्ट ने कहा जी ये पागल है, उसे स्पेसिफिकली डॉक्टर ने कहा ये पागल है। कहते नहीं, जिस वक्त बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उस वक्त देखना है कि क्या वो साउंड माइंड है उसका, क्या वो उसमें सोचने समझने की ताकत है, क्या वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए ये सोच सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस का मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। कहता है अगर यस तो बंदा साउंड माइंड है, अगर नो तो बंदा अनसाउंड माइंड है। चाहे वो अनसाउंड माइंड है इस वजह से कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, चाहे वो अनसाउंड माइंड है इस वजह से कि वो एजिड है प्लस इल है और सोचने समझने की फिलहाल शक्ति नहीं है, चाहे वो इसलिए अनसाउंड माइंड है क्योंकि उसको 104 बुखार है और 104 बुखार में मान के चला जाएगा भी बंदे में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, चाहे वो इसलिए अनसाउंड माइंड है, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लेडी पर्दा नशीन है। पर्दा नशीन, पर्दा नशीन का मतलब एक ऐसी लेडी जो अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकली ही नहीं, जनरली निकलती ही नहीं। होती है ना गांव में ऐसी लेडीज
जिनकी सारी ज़िंदगी घर के चार दीवारों में ही बीत जाती है, चूल्हे चौके में ही बीत जाती है, उन्हें क्या मान के चलते हैं हम? पर्दा नशीन। और मान के चला जाता है कि भैया इन औरतों को इतनी समझ ही नहीं होती कि ये अपना अच्छा बुरा सोच सके, राइट। तो अनसाउंड माइंड का मतलब सिर्फ वही नहीं जिसे कोर्ट ने, डॉक्टर ने अनसाउंड डिक्लेयर किया है, बल्कि किसी भी पोजीशन में अगर बंदा सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है, चाहे वो फॉर द टाइम बिंग, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो उसे यहाँ पर अनसाउंड माइंड कंसिडर किया जाएगा। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ ल्यूनेटिक्स एग्रीमेंट इज देयरफॉर वॉइड। लॉ की नजरों में ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है, हैविंग नो लीगल इफेक्ट। बट इफ ही मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, देन ही इज बाउंड बाय इट। अब मैंने बताया कि मिस्टर ए को बीच बीच में दौरे पड़ते हैं कभी कभी, लेकिन जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उस वक्त उसे दौरा नहीं पड़ा हुआ था, तो साउंड माइंड का है। उस वक्त तो सोचने समझने की शक्ति है मिस्टर ए के पास, तो ही इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जिस वक्त दौरा पड़ा हुआ है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो अनसाउंड माइंड का है। सोचने समझने की शक्ति नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए, तो उस केस के अंदर इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड into by a lunatic or person of unsound mind is for his benefit, it can be enforced against the other party। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कोई भी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट उस सामने वाले के बेनिफिट के लिए, कोर्ट को लगता है यार इस कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले का बेनिफिट होगा, ठीक है, तो सामने वाला अगर अनसाउंड माइंड है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट चाहे तो वैलिड डिक्लेयर कर सकती है। आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि बेटा आपका तो साउंड माइंड था ना, आप सोच सकते थे, समझ सकते थे, और सोचकर समझकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। सामने वाले का अनसाउंड माइंड था ना, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है तो कोर्ट कहेगी वैलिड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए नहीं है तो कोर्ट कहेगी वॉइड है, हैविंग नो लीगल इफेक्ट, ठीक है। मतलब कोर्ट का मानना ये है अगर आप सामने वाले को बेनिफिट दे रहे हो तो आप तो साउंड माइंड के हो, सोच समझ के दे रहे होंगे बेनिफिट। अब आप पीछे नहीं हट सकते ये प्ली लगा के कि जी उस वक्त इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तेरा तो कर रहा था, राइट। हाँ जी, फ्लो इन कंसेंट। अब जी फ्लो इन कंसेंट का मतलब यहाँ पर देखिए, फ्लो इन कंसेंट में मैंने आपको क्या क्या मार्क करवाया। अगर कंसेंट ली गई है बाय मिस्टेक तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। कंसेंट ली गई है बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स तो बहुत बड़ी कमी है। बाय फ्रॉड, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, सामने वाले को प्रेशराइज करके, या कंसेंट ली गई है बाय कोर्शन, डरा कर धमका कर, तो ये सारे फ्लॉज हो सकते हैं कंसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इनमें से कुछ भी है तो मान के चला जाएगा कि नो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, ठीक है। और अगर फ्री कंसेंट ही नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसे बन सकता है जब मैं एग्री ही नहीं हूं और डरा कर धमका कर या मिसगाइड करके, मिस रिप्रेजेंट करके, कोर्शन से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से मेरी हाँ भरवाई गई है, तो फ्री कंसेंट तो नहीं हुई ना। और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड या फिर वॉइडेबल। किसकी ऑप्शन पर? कहता है उस पार्टी की ऑप्शन पर जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है जी। आ जाइए, कहता है द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट मींस म्यूचुअल कंसेंट। इन अदर वर्ड्स द पार्टी शुड मीन द समथिंग इन द सेम, या समथिंग आना चाहिए, सेम थिंग आना चाहिए, सेम थिंग, राइट, इन द सेम सेंस एंड एग्री वॉलंटरली। एग्रीमेंट का जो हमने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी उसमें क्या था? कंसेंसस एडिदम, मैचिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, right? It is when there is consent that the parties are said to be consensus addendum, matching of mind. Not only consent is required but it must be free consent. Consent is not free when it has been caused by coercion, undue influence, misrepresentation, fraud, मिस्टेक। कोर्शन का मतलब डरा कर धमका कर, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब इमोशनल अत्याचार करके,
मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको पता है, चीज़ों को गलत दिखाकर। फ्रॉड का मतलब आपको पता है, जानबूझकर सामने वाले के साथ फ्रॉड करना। और मिस्टेक का मतलब बाय मिस्टेक, मतलब मैं किसी चीज़ को समझ कुछ रहा था पर वो थी कुछ और, तो बाय मिस्टेक मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, कुछ और समझते हुए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, राइट। अगर इनमें से कोई भी केस है तो मान के चला जाएगा कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री। ठीक है जी। When this consent is wanting, the contract may turn out to be void or voidable। void हो सकता है या voidable हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आज ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड से। अच्छा, यहाँ माइनर के केस में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें और बता रखी है, पर मैं नोट्स से मैं ये हटा नहीं रहा हूँ, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमने कहा इंडिया के अंदर मेजोरिटी की एज क्या, 18 ईयर्स। वो किस केस में है, जब नेचुरल गार्जियंस होते हैं, जिसके माँ बाप ये दोनों जिंदा है, राइट। लेकिन जिसके माँ बाप दोनों में से कोई भी नहीं है, कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया है, तो उस केस में मेजोरिटी की एज 21 ईयर कंसिडर की जाती है, 18 ईयर कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है जी। अच्छा, माइनर के केस में एक चीज़ याद रखिएगा, माइनर के बेनिफिट के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, राइट। तो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर से जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेजर होने के बाद भी अगर माइनर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्टिव नहीं बना सकता। खुद माइनर मेजर हो जाए और खुद वो बंदा चाहे कि चलो अब वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव कर लेते हैं, कहता है प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट आप इफेक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल बिगिनिंग से ही लोग की नज़रों में एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। अगर आपका मन कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने का, तो आप एक काम कीजिए, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए आफ्टर मेजोरिटी। ठीक है, पर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई का मतलब कि पुरानी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। ठीक है जी। आज ये बेसिकली इतना डीप में आपको दिया नहीं हुआ। हाँ जी, फ्री कंसेंट में सबसे पहला क्या है, यहाँ पर मैंने कोर्शन, क्योंकि सेक्शन 15 में कोर्शन दिया हुआ है तो मैं कोर्शन सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। मैं एक बार नोट से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपकी कंटेंट को भी देख लेंगे जो आपका स्टडी मटेरियल है। हाँ जी, कोर्शन मतलब डराकर धमकाकर, गन पॉइंट पर, चाकू दिखाकर, डराकर धमकाकर, राइट। तो मैं किसी को भी डरा सकता हूँ डेफिनेटली। अब मैं मान के चलिए कि कोई मिस्टर ए है, कोई मैं नहीं जानता कौन है, इनके पास एक बहुत बढ़िया सा घर है और वो घर मुझे चाहिए। अब जी घर देखकर मेरे दिल में इच्छा हुई कि ये घर मेरा होना चाहिए, मुझे नहीं पता किसका घर है, तो मुझे बाद में पता चला मिस्टर ए का है, प्यार से दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो भैया गन पॉइंट पर अपने नाम करवा सकता हूँ। तो कहता है जब हम कोर्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना कोर्शन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है। जब हम कोर्शन की बात करते हैं तो भैया कोई भी किसी को भी धमका सकता है, डरा सकता है, राइट। लेकिन जब हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, इमोशनल अत्याचार कौन करेगा, वही जो हमारे साथ दिल से जुड़ा हुआ है, राइट। अगर मान के चलो मैं कहीं घूमने गया हूँ और मुझे दिखाई दिया 10वीं मंजिल पर कोई आदमी खड़ा है और वो मुझे कह रहा है कि बेटा तू अपनी जायदाद मेरे नाम कर दे वरना मैं छत से कूद जाऊंगा, तो क्या मेरे ऊपर इमोशनल अत्याचार हो रहा है? मैं कहूँगा कल का कूदता आज कूद, डरा किसे रहा है, मेरा कौन लगता है तू, राइट। लेकिन वहीं मेरा कोई हमदर्द, मतलब मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई नोन या मेरा कोई बिलव्ड 10वीं मंजिल पे खड़ा होगा और वो कहेगा अपनी जायदाद मेरे नाम कर दे वरना मैं कूद जाऊंगा, तो मैं कहूँगा भैया नीचे आ जा, जो कहेगा वो दे दो, तो नीचे आ जा, राइट। तो इमोशनल अत्याचार कहाँ पर होगा, जब दो लोगों के बीच में कनेक्शन होगा। लेकिन ये डराना धमकाना, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, कनेक्शन है नहीं है, अननोन के साथ भी ये हो सकता है, कोर्शन हो सकता है, राइट। तो कोर्शन का मतलब क्या है इस पर सेक्शन 15 कहता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। या तो कोई ऐसी एक्टिविटी करना या धमकी देना करने की, कौन सी एक्टिविटी, विच इज फॉरबिडन, मतलब जिसे मना किया हुआ है बाय इंडियन पेनल कोड, आईपीसी।
आईपीसी क्या, आई थिंक ये सबको पता होगा, राइट। अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटसोएवर, मतलब इलीगल वे में सामने वाले की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना या कब्जा करने की धमकी देना। तो मतलब कुल मिला के दोनों ही केस में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सामने वाले के साथ इलीगल एक्ट करने की कोशिश करना या करने की धमकी देना, उसको डराना कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तेरे बच्चे को उठवा लूंगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा, राइट। या एक्चुअल में वो एक्टिविटी कर देना, दैट इज कोर्शन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अगर तूने मेरे साथ ये एग्रीमेंट नहीं किया तो मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा, राइट। तो वो क्या होगा, कोर्शन, डराना, धमकाना। नोट, इट हैज बीन हेल्ड दैट मेयर थ्रेट बाय वन पर्सन टू अनदर टू प्रोसिक्यूट हिम डज नॉट अमाउंट टू कोर्शन। तो भैया इस लाइन में बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। ये लाइन कहता है कि जी मान के चलिए एक थे मिस्टर ए, एक थे मिस्टर बी, ठीक है। अब जी मिस्टर ए के सन ने मिस्टर बी से पैसे उधार लिए थे जो कि अब ये दे नहीं रहे, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को धमकी दी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ धमकी, कहने को क्या वर्ड यूज करूँ, कोर्शन, धमकी दी कि अगर तूने या तेरे बेटे ने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, और इस धमकी से डरकर ए ने मिस्टर बी को पैसे दे दिए। लिए किसने हुए थे, मिस्टर ए के सन ने। सन भी मेजर है, अगर सन मेजर है तो उसकी एक्टिविटी के लिए उसके फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। मिस्टर ए कह सकते थे भैया तू जाने, मेरा बेटा जाने, मेरा कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेजर है, राइट। लेकिन मिस्टर ए ने डर के मारी कि यार ये मेरे बेटे के अगेंस्ट है, मेरे अगेंस्ट कोर्ट में जाएगा, बदनामी होगी, तो डर के मारी इन्होंने मिस्टर बी के पैसे दे दिए। बाद में गए जी ये पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट लिखवाने मिस्टर बी के अगेंस्ट कि इन्होंने मुझे डराया, धमकाया और मुझसे पैसे लिए। पुलिस ने पूछा क्या धमकी दी, तो मिस्टर ए बोले कि मिस्टर बी ने धमकी दी है कि अगर हम उनके पैसे वापस नहीं देंगे तो वो हमारे अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। तो पुलिस ने कहा कि बेटा ये तो उनका हक है ना, ये तो उनका हक है, मिस्टर बी का राइट है, ये वो किसी के भी अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं एज पर लॉ। इसे धमकी नहीं माना जाएगा, इसे कोर्शन नहीं माना जाएगा, ये इनका राइट है। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं अपना राइट एक्सरसाइज करूंगा एज पर लॉ और मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा, तो इसे कोर्शन नहीं माना जाएगा। और आपने जो इनको पैसे दे दिए ये नहीं माना जाएगा कि आपने डर के या धमकी के तहत पैसे दिए हैं और अब आप इनके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते, कोई कंप्लेंट नहीं लिखवा सकते, राइट। इसे कोर्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपके और इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ दैट इज नॉट वॉइड, ठीक है जी। तो इट हैज बीन हेल्ड दैट मेयर थ्रेट बाय वन पर्सन टू अनदर टू प्रोसिक्यूट, मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, डज नॉट अमाउंट टू कोर्शन, ठीक। अनड्यू इन्फ्लुएंस पे ये जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कहता है जी इमोशनल अत्याचार। यहाँ डराना धमकाना नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा इमोशनल अत्याचार। जैसे कि मान के चलिए मेरी वाइफ फर्स्ट फ्लोर पर छत पर खड़े होकर मुझे धमकी दे रही है कि अगर हीरो का हार नहीं लाए तो मैं कूद जाऊंगी, ठीक है। तो वो क्या, इमोशनल अत्याचार। मुझे भी पता नहीं कूदेगी, धमकी दे रही है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दिल डरेगा यार कूदगी तो, राइट। तो कहता है इस टाइप की एक्टिविटीज को बोला जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस, वर्ड क्या यूज किया गया, रिलेशंस, दो लोगों के बीच में कनेक्शन है, रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को दबाने के पोजीशन में है, राइट। सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। इसीलिए तो मैंने कहा कि वाइफ छत पर खड़ी है और मैं नीचे खड़ा हूँ, क्योंकि हमेशा वाइफ ही तो पोजीशन में होती है टू डोमिनेट द विल ऑफ हस्बैंड, राइट। वाइफ ही ये इमोशनल अत्याचार कर सकती है
हस्बैंड तो बेचारा चुपचाप सुन सकता है, राइट। तो ये कंडीशन जरूरी है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं है। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, और वो भी कैसा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, और वो जो दूसरी पार्टी है, मतलब जो पार्टी डोमिनेट करने की पोजीशन में है, वो उस पोजीशन का फायदा उठा रही है, अनफेयर एडवांटेज ले रही है, तो मान के चला जाएगा कि हाँ जी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, राइट। तो कोर्शन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है, क्लियर है? आ जाइए जी। कहता है जी कुछ केसेस में मान के चलेगी कोर्ट, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि मेरी वाइफ ने मुझे धमकी दी, मुझे डराया धमकाया, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस किया मेरे साथ, इसलिए मैंने हाँ भरी थी हीरो का हार दिलवाने के लिए। अदरवाइज मेरे और इसके बीच में बाय फ्री कंसेंट कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ऐसा, राइट। मतलब उसे नीचे बुलाकर मैं मुकर जाऊं, नहीं दिलवाता, और वाइफ कोर्ट में जाए तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मेरे और इसके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ फ्री कंसेंट से, इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया था मेरे ऊपर, तब मुझे हाँ भरनी पड़ी थी। तो कोर्ट कहेगी फिर तो एग्रीमेंट इज वॉइड, राइट। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कहता है आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसीडर करा जाएगा, बल्कि सामने वाली पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, राइट। तो अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर इन फॉलोइंग केसेस। कहता है इन केसेस में तो हम मान के चलेंगे कि एक पर्सन दूसरे को डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है। कैसे? कहता है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, और वेयर ही स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। जहां एक पर्सन दूसरे के ऊपर रियल या अपेरेंट, रियल का मतलब एक्चुअल में कोई अथॉरिटी है ए की बी के ऊपर, या फिर अपेरेंट अथॉरिटी है, मतलब एक्चुअल में नहीं है लेकिन फिर भी इस पोजीशन में कि इसके ऊपर अथॉरिटी दिखा सकता है, तो मान के चलेगा भी ए, मान के चला जाएगा ए उस पोजीशन में है कि बी की विल को डोमिनेट कर सके, जैसे कि टीचर स्टूडेंट, जैसे कि पेरेंट्स चाइल्ड, जैसे कि वकील सॉलिसिटर क्लाइंट, जैसे कि डॉक्टर क्लाइंट। इन केसेस में मान के चला जाता है कि भैया डॉक्टर है, क्लाइंट की यार इतनी सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास होती है, मान के चला जाएगा डॉक्टर उस पोजीशन में है कि अपने क्लाइंट को डोमिनेट कर सके। इसी तरह वकील के पास इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है अपने क्लाइंट की, मान के चला जाएगा कि भैया वकील उस पोजीशन में अपने क्लाइंट को डोमिनेट कर सके। पेरेंट्स उस पोजीशन में है कि अपने बच्चों को डोमिनेट कर सके। टीचर उस पोजीशन में होता है कि स्टूडेंट को डोमिनेट कर सके, राइट। तो इस केस में, इन केसेस के अंदर अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो क्लाइंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे डोमिनेट किया गया या अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया मेरे ऊपर। डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया। कहता कोर्ट मान के चलेगा क्लाइंट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज किया गया था, डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया गया। इसी तरह सोलिसिटर मतलब वकील को यूज प्रूव करना पड़ेगा कि अपने क्लाइंट पर उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। ठीक है जी। कहता है लेकिन हस्बैंड वाइफ के केस में ऐसा कोई प्रिजम्पशन कंसीडर नहीं किया जाता। हस्बैंड वाइफ के केस में प्रिजम्पशन कब कंसीडर किया जाएगा? जब वाइफ इस पर्दा नशीन, तो मान के चला जाएगा वाइफ को, बेचारी को पर्दा नशीन है, घर की चार दीवारी में रहती है, तो वाइफ को कुछ पता ही नहीं, तो हस्बैंड ने उसे डोमिनेट करने की कोशिश की होगी, राइट। या जो क्रेडिटर और डेटर है उनके बीच में ये प्रिजम्पशन नहीं मानी जाती कि हाँ जी क्रेडिटर डेटर की विल को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, कहता है ये प्रिज्यूम नहीं किया जाता। अब जी यहाँ पर ना मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने कहा कि अगर क्रेडिटर और डेटर की बात करें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करता, ठीक है। अब जी मान के चलते हैं डी ने सी से ब्याज पर पैसे लिए 1 लाख, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 20% इंटरेस्ट पे। अब जी जब सी ने अपने पैसे वापस मांगे,
या सी ने जब 20% इंटरेस्ट मांगा तो डी ने देने से मना किया, कोर्ट में बात गई तो डी ने कहा कि मेरे ऊपर क्रेडिटर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया था, इसलिए मैंने उस वक्त 20% इंटरेस्ट देने की हाँ भर दी, पर मार्केट रेट तो 12% है ना, तो मैं 12% ही इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, इस केस में कोर्ट मान के नहीं चलेगा कि डी के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस था, जैसा हमने पढ़ा, तो डी को ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब मैं दो केसेस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला केस है गांव का। यहाँ पर जी एक जमींदार एक है किसान। किसान को पैसे की जरूरत थी, गांव में पैसे देने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, जमींदार। किसान जमींदार के पास जाता है, जमींदार कहता है पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन 1 साल में डबल लूंगा। जमींदार कहता है पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन 1 साल में डबल लूंगा। ठीक है, अब किसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी तो किसान ने हाँ भर दी कि ठीक है भैया आप डबल ले लीजिएगा 1 साल में। दूसरी बात कर रहे हैं हम शहर की, टाउन की, जहाँ पर बहुत सारे लैंडर्स अवेलेबल होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट लैंडर्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर मिस्टर एक्स को पैसे की ज़रूरत है, मिस्टर एक्स किसी प्राइवेट लैंडर से पैसा लेता है, लेट्स से मिस्टर एक्स की मदर का ट्रीटमेंट होना है, ऑपरेशन होना है, इसके लिए मिस्टर एक्स को पैसे की ज़रूरत है और वो प्राइवेट लैंडर से पैसे लेता है और प्राइवेट लैंडर कहता है जी पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन 1 साल में डबल लूँगा, राइट। तो क्या इन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया है? कोर्ट कहता है जी प्रूव करना पड़ेगा, प्रिजम्पशन तो है ही नहीं इस केस के अंदर। तो जी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या सिर्फ क्रेडिटर और डेटर वाला केस है? विलेज के केस में जहाँ सिर्फ किसकी चलती है, जमींदार की, वहाँ पर क्या सिर्फ क्रेडिटर और डेटर वाला केस है या जमींदार और किसान वाला केस भी है साथ में? और जबकि टाउन के केस में जहाँ मिस्टर एक्स के पास बहुत सारी ऑप्शन थी, वो किसी से भी ले सकता था, वहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर एंड डेटर वाला ही केस है। तो कहता है यहाँ पर तो हम मान के चलेंगे कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर मिस्टर एक्स कह रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो प्रूव करें, लेकिन यहाँ पर कोर्ट मान के चल सकती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि पोजीशन ही ऐसी है इन दोनों की, राइट। तो जी केस टू केस डिपेंड करती है चीज़ें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के केस में हमेशा वैसे तो मान के चलना चाहिए कि वाइफ डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है और हस्बैंड बेचारा सप्रेसिंग पोजीशन में होता है, बट कोर्ट फिर भी कहते हैं हम नहीं मान के चलेंगे। अगर आपको लगता है आपकी वाइफ डोमिनेट कर रही है तो आप प्रूव करो कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह लैंडलॉर्ड और टेनेंट के केस में कोर्ट कहती है हम नहीं मान के चलेंगे कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, प्रूव करो अगर आपको लगता है कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक। लेकिन कहता है जी माइनर और गार्जियन के केस में, ट्रस्टीज और बेनिफिशियरी के केस में, सोलिसिटर और क्लाइंट के केस में, डॉक्टर और क्लाइंट के केस में हम मान के चलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, प्रूव करो कि नहीं है। हाँ जी, when he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness, mental या bodily distress, जैसे डॉक्टर और पेशेंट के केस में मैं बता चुका हूँ कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब जी जिस जिस केस में प्रिज्यूम करती है कोर्ट कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, प्रूव करो कि नहीं था, तो क्या प्रूफ हम दे सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम क्या प्रूव करेंगे कि देखिए जी सामने वाले को सारे फैक्ट्स बिल्कुल डिस्क्लोज किए गए थे, उससे कुछ नहीं छुपाया गया था। दूसरी चीज़ कि सामने वाले को एडिक्वेट कंसिडरेशन दी गई है, 100 रुपये का मकान था तो 100 रुपये ही दिए गए हैं, राइट। तीसरी चीज़ कि सामने वाले के पास पूरी ऑप्शन थी कि वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस किसी और से लेना चाहे, बुरा भला समझने के लिए किसी और से एडवाइस लेना चाहे तो वो ले सकता है। अगर ये तीनों चीज़ हम प्रूव कर देंगे तो कोर्ट मान लेगी कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आजमाया हमने सामने वाले के ऊपर। अगर नहीं प्रूव कर पाए तो कोर्ट कहेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जा रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड।
ठीक है। अब ये वाला केस मैं आपको बता ही चुका हूँ, जमींदार का, किसान का, नॉर्मल बोरोवर और लेंडर का। ट्रांजैक्शन विद पर्दा नशीन वुमन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पर्दा नशीन वुमन क्या होती है, और उस केस में कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है कि उसको बेचारी को कुछ पता ही नहीं, तो उसको दबाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है, उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया जा सकता है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। गाइज ऑलरेडी 50 मिनट से ऊपर की क्लास हो चुकी है, तो मुझे लगता है इस क्लास को हमें यहीं रोक देना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, एक तो कोर्शन और दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। तो हमने नोट से कवर किया है अभी तक कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपकी बुक में देख लिया एक बार कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में क्या दिया हुआ है। कोर्शन को सेक्शन 15 में डिफाइन किया हुआ है, कोर्शन की डेफिनेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। ये वाली लाइन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो जी जो आपकी बुक में दिया हुआ वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में सेक्शन 16 में डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एलिमेंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, डोमिनेंट पोजीशन, यूज ऑफ दैट डोमिनेंट पोजीशन टू टेक अनफेयर एडवांटेज, ठीक है जी। जो आपकी बुक में दिया हुआ है हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं, उससे ज़्यादा ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। नोट्स में भी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 15, हाँ सेक्शन 17, ठीक है जी। चलिए, टेक केयर।